मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास की बात कर रहे थे, हमने कल पढ़ लिया था जनन के बारे में। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जनन में हमने अलैंगिक जनन की जो विधियां थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट जो कल हमने पढ़ा था वो था कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन की विधि हमने देखी थी कि जो कायिक जनन होता है वो किस प्रकार के पौधों में या पादपों में मिलता है। तो उसी से एक बार वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कायिक जनन क्या है? हमने कहा एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है जो किस में देखी जाती है? हमने कहा पादपों में देखी जाती है। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। यहाँ पर अलैंगिक जनन में पादपों में देखा जाए तो हमने कहा था पादपों में दो प्रकार से होगा ये। एक तो होगा प्राकृतिक, दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक में हमने बात कर ली थी कि पादपों में जो कायिक भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, उन जड़, तना और पत्ती के माध्यम से क्या देखा जाता है? हमने कहा नए भागों का या नए पादप का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम कृत्रिम विधियों की बात करेंगे कि कृत्रिम विधियां क्या होती है। ठीक है, कृत्रिम विधियां। ठीक है, कृत्रिम विधियों में बात करें तो कृत्रिम विधियां कौन सी है? हमने कहा पहली हो सकती है इसमें कलम के द्वारा, सेकंड रोपण द्वारा। ठीक है, कृत्रिम का मतलब क्या? जो क्या हो, मानव निर्मित हो या मानव के द्वारा विकसित की गई हो। ठीक है, कृत्रिम विधियों में क्या किया जाता है? हमने कहा दो पादप होंगे, दो या दो से अधिक पादप बोल सकते हैं, जिनमें क्या किया जाए? एक पादप का तो तना और दूसरे भाग या दूसरे पादप का बात करें कलम वाला भाग लिया जाता है, जिसमें इन दोनों को मिलाकर के नए पादप का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास में कृत्रिम विधियां थी जिसमें हमने क्या कहा कि कायिक जनन की विधियों में सम्मिलित होती है। ठीक है, और कायिक जनन में भी क्या हमने कहा, एक तो हो सकता है जड़, तना और पत्ती, और दूसरा क्या? कृत्रिम, जो क्या हो, मानव के द्वारा विकसित हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगला जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है? लैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा कि उसमें युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वहां पर किसी प्रकार की निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं देखी जाती है। अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन देखा जाता है। मादा युग्मकों का संलयन देखा जाता है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा? नर युग्मक भी होंगे और साथ में मादा युग्मक भी उपस्थित होंगे। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जो क्रिया होगी यहाँ पर, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? हमने कहा निषेचन। ठीक है, निषेचन की क्रिया देखी जाएगी किसके अंदर? हमने कहा लैंगिक जनन के अंदर। लैंगिक जनन की बात करें तो हमने कहा नर युग्मक भी होते हैं और मादा युग्मक, इन दोनों के युग्मकों से संलयन से कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया देखी जाती है। यहाँ पर बात करें जो लैंगिक जनन है वो किस किस में देखा जाता है? तो लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन एक तो देखा जाता है पुष्पी पादपों में। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? पुष्पी पादपों में। ठीक है, दूसरा हम बात करें यहाँ पर मानव में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से क्या आशय? मतलब क्या? इसमें नर युग्मक भी उपस्थित होंगे
नर युग्मक बोल सकते हैं या नर जननांग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसमें मादा युग्मक भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो क्या कहा हमने, निषेचन की क्रिया होगी और निषेचन की क्रिया में क्या देखा जाएगा, हमने कहा युग्मनज का निर्माण। तो सबसे पहले बात करें कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें पुष्प के अंदर, किसमें, या बोल सकते हैं जो पुष्प की संरचना होती है, पुष्प की संरचना होती है उसमें किस प्रकार से नर भाग और मादा भाग उपस्थित होते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि पुष्प की संरचना में किस प्रकार से नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पुष्पों के प्रकार, ठीक है। अगला हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में जनन की प्रक्रिया, ठीक है। पहला क्या कहा हमने कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे तो इसमें नर युग्मक भी होंगे और मादा युग्मक भी होंगे, लेकिन संरचना की बात करते हैं तो हमें तो पुष्प की संरचना बिल्कुल छोटी दिखाई देती है, उसमें हमें ये भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, संरचना। ठीक है, किसी पुष्पी पादप की बात करें, किसी पुष्प की बात करें तो उसकी लंबवत काट हम लेते हैं। लंबवत काट से आशय है कि जब उसको किसी पुष्प के भाग को बीच में से यदि काट दिया जाता है तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। ये जो संरचना है वो क्या हो सकती है, ठीक है। पहला तो जैसे हम बात करें कि ये वाला जो भाग है जो हमें सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, एक भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग कौन सा, कुछ हमें जिन्हें हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ये वाला भाग हो गया। पहला तो जो सबसे बाहरी है वो, दूसरा कौन सा जो सबसे बाहरी भाग के भीतर वाले में है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, संरचना में देखेंगे कि आप हमें यहाँ पर कुछ पतली सी संरचनाएं दिखाई दे रही है, बिल्कुल डंडल नुमा जिसे हम बोलते हैं। तीसरी संरचना ये हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ की बात करें जो सबसे बीच वाला भाग है कुछ इस प्रकार से ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा जो संरचना होती है पुष्प की संरचना में जब उसकी लंबवत काट का अध्ययन किया जाता है तो उसमें कितने भाग दिखाई देते हैं, हमने कहा 4 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, हमने कहा पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। मतलब क्या, जो सबसे बाहरी भाग होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुष्प होता है जब उसे तोड़ते हैं तो कुछ हरा भाग होता है जो पूरे पुष्प को घेरे हुए रखता है। तो यहाँ पर सबसे बाहरी जो संरचना होगी, हम बोल सकते हैं संख्या में कितने, 2 या 3, या बोल सकते हैं कि कभी कभी 4 और 5 भी संख्या में उपस्थित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, दूसरी संरचना की बात करें, ये क्या होते हैं, हमने कहा दल होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, बाह्य दल। दूसरा कौन सा है, दल। तीसरे भाग की बात करें जिसमें हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या, ये जो संरचना है ये किस प्रकार की है। ठीक है, ये जो संरचना है ये हमें कैसी दिखाई देती है, हमने कहा बिल्कुल एकदम ये वाली, पतले भाग दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल डंडल नुमा। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ये जो तीसरे भाग है इन्हें हम कहते हैं नर भाग। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं इन्हें, पुंकेसर। ठीक है, जो सबसे मध्य वाला भाग है कुछ इस प्रकार से, ये फोर्थ वाला, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये है मादा भाग। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है स्त्री केसर।
स्त्री केसर। ठीक है, तो 4 भाग कौन से हुए? पहला तो कौन सा था? बाह्य दल। दूसरा कौन सा है? दल। तीसरा कौन सा? हमने कहा नर भाग, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? पुंकेसर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, फोर्थ कौन सा बताया हमने? फोर्थ का मादा भाग होता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? स्त्री केसर नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 2। पहला तो क्या? वही नर भाग, दूसरा मादा भाग। दोनों की तुलना के रूप में पढ़ेंगे, दोनों की संरचनाओं को देखेंगे। ठीक है, नर भाग कौन सा है? हमने कहा पुंकेसर वाला होता है। ठीक है, पुंकेसर वाला होता है। पुंकेसर वाला कैसे, कहाँ पर? हमने कहा ये चारों भाग इसी में उपस्थित है। पहला कौन सा? बाह्य दल, जो कहाँ पाया जाता है? हमने कहा जो सबसे बाहरी होता है। ठीक है, संख्या में कितने होते हैं? संख्या में हमने कहा 2 से 3। ठीक है, और कुछ पुष्पी पादपों में ये कितने होते हैं? हमने कहा 4 से 5 होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा? दल, ये संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा? पुंकेसर। फोर्थ कौन सा? स्त्री केसर। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की संरचना को समझना है तुलना के रूप में। ठीक है, कि पुंकेसर वाले भाग में कैसे नर युग्मक बनते हैं और जो मादा वाले स्त्री केसर भाग है उसमें कैसे मादा युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट कौन सा था? एक तो था नर भाग, दूसरा कौन सा है? मादा भाग। कौन सा वाला? स्त्री केसर। क्या नाम दिया जाता है इसे? स्त्री केसर। अगर इनकी संरचना की तो संरचना कैसी दिखाई देती है? जो पुंकेसर है उसकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। हमने कहा ये जो द्विपालित होता है, ये जो सबसे ऊपरी संरचना है, ठीक है, ये वाली, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। हमने कहा एक तो ये सेकंड कौन सा? ये वाला। ये जो ऊपरी वाला भाग है, हमने कहा पौधे के ऊपर वाले भाग में हम देखा जाता है। ये जो नीचे वाला भाग है, ये किससे जुड़ा होता है? हमने कहा जो नीचे वाला भाग है ये दल से जुड़ा होगा। ठीक है, और ऊपर वाले भाग को क्या नाम दिया जाता है? हमने कहा परागकोश। क्या नाम देते हैं इसे? परागकोश। ये जो डंडलनुमा भाग दिखाई इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तंतु। ठीक है, ये क्या काम करता है? हमने कहा ये जो है ये पुष्प से जोड़ने का काम करेगा। तंतु की बात कर रहे हो। सेकंड वाला तंतु के लिए हमने क्या कहा कि ये क्या कार्य करता है? हमने कहा पुष्प से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। परागकोश की बात करें तो परागकोश हमने कहा इसकी जो संरचना है वो क्या होती है? द्विपालित होती है। क्या होती है? द्विपालित। द्विपालित का मतलब क्या? कि ये जो संरचना है इसमें 2 पालियां बनी होती है, 2 अलग अलग पालियां बनी होती है। और ये जो द्विपालित है ये किससे घिरी होती है? हमने कहा बाहरी भित्ति से घिरी होती है। बाहरी भित्ति। ये भित्ति क्या कार्य करती है? ये भित्ति जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। किसको? परागकोश को। अब यहाँ पर हमने कहा कि द्विपालित होती है। इसी द्विपालित भाग के अंदर, जिसे हम परागकोश कह रहे हैं, इसी के अंदर क्या होता है? हमने कहा नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, और ये जो नर युग्मक है इसे क्या नाम दिया जाता है? यहाँ पे ये नर युग्मक कहलाते हैं परागकण। क्या कहलाते हैं? परागकण। एक बार वापस से नर वाले भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कौन सा है? पुंकेसर है। पुंकेसर की संरचना की बात करें तो कैसा दिखाई देता है? हमने कहा कुछ प्रकार से डंडलनुमा भाग होता है ये वाला, जिसमें 2 भाग उपस्थित होते हैं। पहला तो कौन सा? हमने कहा ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाएगा, नीचे वाला भाग तंतु कहलाएगा। ठीक है, परागकोश की बात करें तो द्विपालित संरचना होती है और इसमें बाहरी भित्तियां पाई जाती है, जो क्या करती है? हमने कहा सुरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा हमने कहा कि तंतु वाला भाग है, ये क्या काम करेगा? हमने कहा पुष्प से जोड़ने का कार्य करेगा। किसको? परागकोश वाली संरचना को। परागकोश में बात करें, परागकोश में उपस्थित होते हैं नर युग्मक, और ये नर युग्मक क्या होते हैं? हमने कहा परागकण होते हैं। कौन से होते हैं? परागकण होते हैं। ये तो पहला नर भाग। ठीक है, दूसरे वाले भाग की बात करें, दूसरा कौन सा आ जाएगा? हमने कहा मादा भाग, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मादा जननांग, जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या नाम देते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, ये जो सबसे बीच वाला भाग है, कुछ ये उभरा, यहाँ नीचे से उभरा हुआ, ऊपर से थोड़ा सा लंबवत, यहाँ से जो ये वाला भाग है इसे हमने मादा भाग कहा। इसका क्या नाम है? स्त्री केसर। ठीक है, इसी की संरचना की बात करते हैं। ये हमें पुष्पी पादपों में कुछ इस रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र।
ठीक है। पहला वर्तिकाग्र, बीच वाली जो लंबी डंडल संरचना आपको दिखाई दे रही है बी वाली, इसे क्या कहते हैं, हमने कहा वर्तिका। ठीक है। जो सबसे नीचे वाला भाग है इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है। वर्तिकाग्र यानी कि सबसे ऊपरी वाला भाग होगा जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। बी वाले भाग की बात करें, ये जो डंडल नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तीसरा सी, जो सबसे निचला भाग होता है और थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, अंडाशय। ठीक है। अब यहाँ पर नर भाग हो गया, मादा भाग हो गया। ठीक है। स्त्री केसर की संरचना हो गई। यहाँ पर जो परागकण है, परागकण ये क्या आते हैं, हमने कहा ये नर युग्मक है, नर युग्मक है। ये परागकण क्या करते हैं, सबसे पहले वर्तिकाग्र पर प्रवेश करते हैं। ठीक है। वर्तिकाग्र पर प्रवेश करने के बाद एक पराग नली होती है। ठीक है। पराग नली, जिसका निर्माण देखा जाता है। ये जो पराग नली है ये किसमें बनती है, हमने कहा वर्तिका वाले भाग में। वर्तिका का कार्य क्या होता है, हमने कहा एक तो वर्तिकाग्र को जोड़ता है, किससे, हमने कहा अंडाशय वाले भाग से। बीच वाले भाग की बात करके एक तो है वर्तिकाग्र, ये क्या कार्य करेगा, हमने कहा जो परागकण होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, वर्तिका वाले भाग पर जाएंगे। परागकण के पहुंचने के पश्चात वर्तिका क्या करती है, हमने कहा पराग नली का निर्माण करती है। पराग नली से होते हुए ये परागकण कहाँ प्रवेश करते हैं, हमने कहा अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अब अंडाशय में प्रवेश करने के बाद कौन सी प्रक्रिया देखी जाती है, हमने कहा यहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर बात करें, हमने कहा कि जो नर युग्मक परागकण है, नर युग्मक परागकण है, वो मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक कौन से, परागकणों की बात कर रहे हैं। कहाँ बनेंगे, हमने अभी अभी बात करी है, पुंकेसर में बनेंगे। ठीक है। पुंकेसर वाली संरचना में बनते हैं। परागकण कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाते हैं। तो ये जो परागकण है इनका वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमने कहा परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। मतलब क्या कि जो वर्तिका वाला भाग है, ठीक है, कुछ ये वाला, और यहाँ पर क्या है, हमने कहा पुंकेसर है। ये जो पुंकेसर है ये क्या करेंगे, यहाँ पर परागकणों का निर्माण करेंगे। अब इन परागकणों का कहाँ पर जाना, वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना। वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना क्या कहलाता है, हमने कहा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब यहाँ पर जो परागण की क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा होते हैं, हमने कहा यहाँ पर होते हैं कुछ कारक। कारक कौन से, हमने कहा ये कीटों के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, कीटों की सहायता से जा सकते हैं। दूसरा हमने कहा जल की सहायता से जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा हम बात करें तो वायु की सहायता से जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कारक कौन कौन से हो सकते हैं, हमने कहा एक तो हो सकता है कीट हो सकते हैं। ठीक है, कीट की बात करें। दूसरा हमने कहा जल हो सकता है। तीसरा हम बात करें वायु हो सकता है। तो परागण की बात करें तो परागण क्या हो गया, परागण एक प्रक्रिया हो गई। परागण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक परागकण मादा जननांग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पहुंचते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे परागण कहते हैं। हमने कहा जो परागण की यहाँ पर वो कुछ कारकों के माध्यम से होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, परागण की क्रिया
कुछ कारकों के माध्यम से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कारक की बात करें तो कारक कौन कौन से होते हैं? यह कारक, ठीक है, पहला कौन सा हमने कहा, कीट भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कीटों के द्वारा हो सकता है, दूसरा हमने कहा जल के द्वारा हो सकता है। ठीक है, पहला कारक क्या बताया, कीट, दूसरा क्या हो गया, जल। तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, हमने कहा वायु। ठीक है, तो ये परागण की जो क्रिया है वो कुछ कारकों के माध्यम से देखी जाती है, जिसमें कारक कौन कौन से होते हैं, हमने कहा कीट हो सकते हैं, जल और वायु। इसको थोड़ा समझेंगे कि ये जो कीट है, जल है, वायु है, ये प्रक्रिया कैसे होती है। हमने कहा ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग कौन सा, वर्तिकाग्र वाला, वर्तिका, और ये अंडाशय। तीन भाग है। तीनों भागों की बात करें, कुछ भागों में या कुछ पुष्पों में पुंकेसर जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके जो परागकण हैं वो या तो हम बोल सकते हैं कि जैसे वायु में उड़कर चले गए, ठीक है, वायु में उड़कर वर्तिकाग्र वाले भाग पर चले गए, या हमने कहा कि कुछ कीटों के द्वारा चले गए। ठीक है, यदि जलीय पादप है तो हो सकता है जल में तैरकर चले जाए। तो यहाँ पर कारक कुछ भी हो सकता है, किसके लिए, हमने कहा परागण के लिए। जब परागण की क्रिया देखी जाती है या फिर परागण की क्रिया होने के पश्चात ही हम क्या देखते हैं कि पुष्पी पादपों में जनन की क्रिया होती है। पुष्पी पादपों में जनन की क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ बात करें कि जो पुष्पी पादप है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, पुष्पी पादपों के, या बोल सकते हैं पुष्पी पादपों के न बोल कर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, पुष्पों के प्रकार। क्या बोल सकते हैं, पुष्पों के प्रकार। पुष्पों के प्रकार कैसे, एक तो हमने अभी यहाँ बात करी कि जो पुष्प होते हैं उनमें कुछ में तो दोनों भाग उपस्थित होंगे। दोनों भागों से क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि एक तो नर भाग भी होगा और दूसरा मादा भाग भी होगा। लेकिन यहाँ आवश्यक नहीं है कि सभी पुष्पों में दोनों भाग उपस्थित हो, सभी पुष्पों में क्या हो, दोनों भाग उपस्थित हो। कुछ पादपों में क्या देखा जाता है, कुछ पादपों में हो सकता है या तो स्त्री केसर हो, ठीक है, या फिर पुंकेसर उपस्थित हो। मतलब क्या, दोनों में से एक ही भाग होगा। ठीक है, और कुछ पादपों में बात करें तो दोनों भाग उपस्थित हो सकते हैं। दोनों कौन से, हमने कहा स्त्री केसर भी होगा, ठीक है, और पुंकेसर वाला भी होगा। तो यहाँ पर पुष्पी पादपों के प्रकारों की बात करें, पुष्पों की संरचना के आधार पर बात करें तो कौन सा हो सकता है, हमने कहा कुछ पादप तो हो सकते हैं एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प हो सकते हैं। दूसरा हम बात करें, कुछ जो है वो क्या हो सकते हैं, हमने कहा उभय लिंगी हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, उभय लिंगी पुष्प। क्या मतलब इसका, हमने कहा एक लिंगी पुष्प का क्या है, हमने कहा एक ही भाग होगा। क्या होगा, एक ही भाग उपस्थित होगा। भाग या बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक जननांग उपस्थित होगा। दोनों में से क्या हो सकता है, हमने कहा या तो नर वाला उपस्थित होगा या मादा वाला उपस्थित होगा। तो ऐसे पुष्पों की संरचना क्या कहलाएगी, हमने कहा एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। दूसरा बात करें कि उभयलिंगी पुष्प क्या मतलब है, हमने कहा जो नर और मादा दोनों जननांग क्या होंगे, नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होंगे। किस में होंगे, हमने कहा एक ही पुष्प में होंगे। एक ही पुष्प में कौन सा होगा, नर वाला भी होगा और मादा वाला भी उपस्थित होगा। ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला एक लिंगी पुष्प, इस प्रकार के पुष्पों में या तो नर जननांग या मादा जननांग उपस्थित होते
उपस्थित होते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब दोनों में से एक, दोनों में से एक, या तो स्त्री केसर हो सकता है, ठीक है, या फिर पुंकेसर हो सकता है। मतलब या तो हो सकता है नर जननांग हो या फिर मादा जननांग हो। उदाहरण की बात करें जैसे पपीता हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। उभयलिंगी पुष्पों में बात करें तो हमने कहा दोनों भाग इसमें उपस्थित होंगे। दोनों भाग कौन से, हमने कहा स्त्री केसर भी होगा और साथ में पुंकेसर भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के पुष्पों में नर भाग, ठीक है, नर भाग पुंकेसर तथा मादा भाग स्त्री केसर, मादा भाग स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहते हैं। क्या कहलाते हैं, हमने कहा उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले वाला तो क्या हो गया हमारा, एक लिंगी पुष्प हो गया, जिसमें हमने क्या कहा कि एक ही भाग होगा और एक ही भाग के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं, कौन सी क्रिया देखी जाएगी, परागण की क्रिया देखी जाएगी। किसके अंदर, हमने कहा एक लिंगी पुष्पों के अंदर। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि उभयलिंगी पुष्प में क्या होगा, हमने कहा दोनों भाग उपस्थित होंगे, ठीक है, स्त्री वाला भी होगा और साथ में नर वाला भी होगा, और इन दोनों के माध्यम से क्या देखी जाएगी, हमने कहा परागण की क्रिया को आसानी से देखा जा सकता है। अब उभयलिंगी पुष्पों की बात करें तो इनमें उदाहरण और कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण में जैसे गुड़हल हो गया, उदाहरण की बात करें तो पहला कौन सा हो गया, हमने कहा गुड़हल, ठीक है। गुड़हल के अलावा सरसों, गुड़हल के अलावा क्या हो गया, सरसों। यानी कि इस प्रकार के जो पादप हैं इनमें क्या देखा जाता है, हमने कहा इसमें उभयलिंगी पुष्प देखे जाते हैं। उभयलिंगी का क्या मतलब, हमने कहा स्त्री वाला भाग भी होगा और नर वाला भाग भी होगा। मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होंगे, एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, देखेंगे एक बार। ठीक है, नर भाग तो किसका निर्माण करते हैं और मादा भाग किसका। नर भाग की बात करें तो हमने कहा ये पराग कणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पराग कणों का। ये पराग कण क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये नरयुग्मक होते हैं। मादा भाग की बात करें तो मादा भाग में क्या होता है, हमने कहा अंडाशय उपस्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पराग कण होते हैं तो पराग कण कहाँ जाते हैं, हमने कहा सबसे पहले वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाते हैं। पराग कण जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमने कहा वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाने किसकी सहायता से जाते हैं, हमने कहा परागण की सहायता से जाते हैं। परागण की सहायता से जाते हैं। वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाने के बाद इसमें क्या होगा, हमने कहा पराग नली का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण। ये पराग नली क्या करेगी, वर्तिकाग्र से पराग कणों को कहाँ तक पहुँचाएगी, हमने कहा अंडाशय तक पहुँचाएगी, ठीक है। क्या देखा हमने, हमने कहा नर में पराग कणों का निर्माण होगा, पराग कण मादा भाग में हमारे पास में अंडाशय है। यहाँ पर पराग कण जो होंगे वो परागण की क्रिया से, मतलब पराग कण क्या हो गए, नरयुग्मक हो गए, परागण क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएंगे। वर्तिकाग्र वाले भाग में क्या देखा जाएगा, हमने कहा जो पराग नली है उसका निर्माण देखा जाएगा। पराग नली से ये पराग कण होते हुए कहाँ तक जाते हैं, अंडाशय तक जाते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा नेक्स्ट, हमने कहा यहाँ पर होगी निषेचन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया कौन से भाग में होती है। तो पुष्पी पादपों में देखा जाए तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, हम ये बोल सकते हैं कि एक तो हो सकता है मादा जननांग, ठीक है। एक आंसर क्या हो सकता है, मादा जननांग भी बोल सकते हैं। मादा जननांग न बोलकर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, हमने कहा स्त्री केसर बोल सकते हैं,
ठीक है। स्त्री केसर ना बोलकर तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, हमने कहा अंडाशय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंडाशय। मतलब जो निषेचन की क्रिया है वो कहाँ देखी जाती है, हमने कहा स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी कौन से भाग में, अंडाशय वाले भाग में देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अंडाशय है। अंडाशय में जैसे ही परागकण उपस्थित होंगे, परागकण आएंगे, परागकणों के आने के बाद कौन सी क्रिया होगी, हमने कहा निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया में क्या है, हमने कहा नर और मादा युग्मक दोनों का संलयन होगा। ठीक है, निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, हमने कहा युग्मनज का निर्माण देखा जाता है। युग्मनज का निर्माण देखा जाता है। युग्मनज के निर्माण की बात करें तो युग्मनज के निर्माण के पश्चात क्या होता है, हमने कहा भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण से बीज या जिसे हम बीजांड की संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, बीजांड, बीजांड से बीज और बीज से फल। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, हमने कहा परागकण, परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से अंडाशय, अंडाशय में कौन सी क्रिया, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या होगा, हमने कहा युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से बीजांड और बीजांड से बीज तथा फल। तो यहाँ पर अगला क्या, किसको लिख लेते हैं हम, निषेचन को, निषेचन। ठीक है, क्या परिभाषा हो सकती है निषेचन की, हमने कहा नर युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मादा युग्मक अंड कोशिका। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक कौन से, अंड कोशिका का संलयन, का संलयन निषेचन, निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन की बात करें, निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद में युग्मनज। ठीक है, युग्मनज में, युग्मनज के पश्चात बीजांड, बीजांड, बीजांड से बीज। यहाँ पर बीज की संरचना की बात करें तो सभी पुष्पी पादपों में बीज का निर्माण अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये एक बीज पत्र के रूप में भी हो सकते हैं, एक बीज पत्र तथा द्विबीज पत्र, एक बीज पत्र तथा द्विबीज पत्र। बीज से फिर हम आगे फल का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पुष्पी पादपों में यहाँ से, ठीक है, पुष्पी पादपों की संरचना, सबसे पहले संरचना में कौन सा, पहला बाह्य दल हो गया, दूसरा दल हो गया। बाह्य दल होते हैं, हमने कहा इनका जो रंग है वो कैसा होता है, हमने कहा हरा होता है। संख्या में कितने होते हैं, हमने कहा 2 से 3 हो सकते हैं, कुछ पादपों में 4 से 5 भी हो सकते हैं। दूसरा हम बात करें, इनमें दल पाए जाते हैं। दल के अलावा एक होता है नर भाग और एक होता है मादा भाग। ठीक है, यहाँ पर नर भाग की हमने बात करी थी, कैसा दिखाई देता है, हमने कहा परागकोश होता है, नर युग्म को परागकणों का निर्माण करता है। परागकोश की संरचना की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से द्विपालित, मतलब क्या, 2 भागों में बटी हुई होती है। द्विपालित का मतलब क्या होता है, 2 भागों में विभाजित होना। ठीक है, विभाजित होना मतलब ये जो द्विपालित श्रृंखला है ये हमें 2 भाग अलग अलग आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसमें बाहरी भित्ति होती है जो क्या कार्य करती है, हमने कहा सुरक्षा का कार्य करती है। नीचे वाला जो तंतु वाला भाग होता है ये क्या कार्य करता है, हमने कहा पुष्प से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट मादा वाले, मादा जननांग की बात करें तो कौन सा होता है, हमने कहा स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग में कौन सा, पहला कौन सा हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। वर्तिकाग्र के अलावा दूसरा वर्तिका और तीसरा कौन सा हो गया, अंडाशय। अंडाशय में हमने कहा अंड कोशिका का निर्माण। अंडाशय में क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण देखा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, जो परागकण होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, वर्तिकाग्र वाले भाग पर आते हैं।
वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ जाते हैं, हमने कहा ये पराग नली का निर्माण करते हैं और पराग नली से कहाँ तक जाते हैं, अंडाशय तक जाते हैं। ठीक है, अंडाशय तक जाने के बाद क्या होता है, हमने कहा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, नर युग्मकों का कहाँ तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना। कारक कौन कौन से हो सकते हैं, हमने कहा कीट हो सकते हैं, जल हो सकता है, वायु हो सकते हैं। कीटों की सहायता से कैसे, कीटों की सहायता जैसे जब एक कोई कीट, ठीक है, किसी पुष्प पर बैठता है तो ये जो परागकण है, ठीक है, इनमें चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, ये जो पदार्थ की सहायता से ये परागकण क्या करते हैं, कीटों पर चिपक जाते हैं। ठीक है, इन्हीं परागकणों की बात करें तो ये इतने हल्के होते हैं कि ये वायु में आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं परागकणों का तीसरा पॉइंट देखिए कि जल की सहायता से होता है। तो जल में कैसे, हमने कहा कुछ पादप जो होते हैं जलीय होते हैं। ठीक है, जल में आसानी से तैर कर क्या करते हैं, हमने कहा दूसरे पुष्पी पादपों तक आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, परागण को ही पढ़ा, परागण क्या होता है, हमने कहा नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। किसकी क्रिया से, हमने कहा परागण की क्रिया से। कारक कौन से, कीट, जल और वायु। नेक्स्ट कौन सा हो गया, वही संरचना जो हमने पढ़ी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुष्पों के प्रकार हमने पढ़े। ठीक है, पुष्पों के प्रकार में एक और पॉइंट ऐड करें तो हमने कहा यहाँ पर ये जो भाग है, ठीक है, कुछ भागों में हमने कहा या तो क्या हो सकता है, सिर्फ स्त्री केसर वाला भाग हो सकता है। ठीक है, कुछ में हमने कहा कि स्त्री केसर न होकर क्या होगा, हमने कहा सिर्फ पुंकेसर वाला भाग उपस्थित होगा। ठीक है, पुंकेसर वाला ये भाग कौन सा, हमने कहा पुंकेसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के पादप जिनमें सिर्फ हो सकता है या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, ये क्या कहलाते हैं, हमने कहा एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके, एक लिंगी पुष्पों के, हाँ ठीक है, हमने कहा तरबूज हो सकता है, पपीता हो सकता है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक भाग उपस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारे पास में, हमने कहा उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प की संरचना अभी हमने समझी है, जिसमें क्या होगा, हमने कहा मादा जननांग भी उपस्थित होंगे, साथ में कौन से होंगे, हमने कहा जो पराग कोश होते हैं। ठीक है, पुंकेसर वाली संरचना जो क्या होते हैं, हमने कहा दोनों पुष्पों में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, हमने कहा गुड़हल हो गया, गुड़हल के अलावा सरसों। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें उभयलिंगी होते हैं, जिनमें दोनों ही भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ठीक है, यहाँ पर परागण, परागण वर्तिका, वर्तिका से अंडाशय। ये जो क्रिया है यहाँ पर निषेचन, निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, युग्मनज से बनते हैं बीजांड, बीजांड से बीज। ये जो सारी प्रक्रिया है ये कौन से वाले भाग में होती है, हमने कहा निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय वाले भाग में, अंडाशय वाले भाग में देखी जाती है। ठीक है, अंडाशय वाले भाग में देखी जाती है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, हमने कहा अंडाशय वाले भाग में। ठीक है, अंडाशय वाले भाग में होगी तो निषेचन के बाद जो युग्मनज बन रहा है, ये युग्मनज क्या होगा, द्विगुणित होगा। ये युग्मनज भी कहाँ बनेगा, हमने कहा अंडाशय वाले भाग में बनेगा। युग्मनज से बनने के बाद भ्रूण, भ्रूण से नेक्स्ट क्या बन जाएगा, बीजांड।